हाय फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एएमई के एग्ज़ाम में जो राजभाषा का सिलेबस आता है उसे हम डिस्कस करेंगे। एएमई या भारतीय रेल सेवाओं की जो 8 सेवाएं हैं उनकी जो ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जो ग्रुप बी ऑफिसर्स की एग्ज़ाम है उसका एक चरण 4 मई को आयोजित हो चुका है और दूसरा चरण 18 मई को आयोजित होने वाला है। 4 मई के चरण की एग्ज़ाम मैं दे के आया था और 18 मई को भी अभी काफ़ी स्टूडेंट्स की या काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम होने जा रही है। मैं बता दूं कि पेपर का जो स्तर रखा गया अन्य सेवाओं की मुझे पता नहीं है, बट जो एएमई का जो स्तर था उसे काफ़ी अच्छा रखा गया। कुछ प्रश्न थोड़े आसान पूछे गए लेकिन कुछ प्रश्न बहुत जटिल थे और अधिकांश प्रश्न जो थे वो थोड़े से सोचकर समझकर आंसर देने वाले थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स इस बार नहीं पूछे गए, थोड़े समझ के और समझ के साथ देने वाले थे। मैं बता दूं उस एग्ज़ाम में दो सेक्शन थे। एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी था। सेक्शन ए था, उसके अंदर 70 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 70 क्वेश्चंस थे और उसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा के एक्स्ट्रा थे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस थे और आपको 70 क्वेश्चंस करने थे। और जो सेक्शन बी था उसमें 30 क्वेश्चंस थे और आपको 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे। अगर पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो उसमें 110 क्वेश्चन थे और आपको 100 करने थे, पर जो सेक्शन ए था उसी में ही आपको चॉइस थी और वो चॉइस भी राजभाषा के प्रश्नों के आधार पर थी। राजभाषा के प्रश्न जो 10 थे वो अतिरिक्त प्रश्न सेक्शन ए में दिए गए थे। मैं यही बताना चाहूँगा कि राजभाषा का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, उस सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं और बहुत छोटे सिलेबस से आते हैं। जो इस बार जो 10 क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए। उनमें से एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन करने लायक थे। मैं राजभाषा में स्टार्ट करता हूँ। दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो है राष्ट्रभाषा और एक है राजभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाता है और संविधान के द्वारा फिर उसे अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाएगा। और राजभाषा वो भाषा होती है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में ली जाती है, मतलब सरकारी जो कार्यालय हैं उनका जो पत्राचार होगा, जो न्यायालय के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे, मतलब सरकार जो भी कार्य करेगी, जिस भाषा में कार्य करेगी उसे राजभाषा कहा जाएगा। भारत के लिए मैं बता दूं कि भारत ने शुरुआत में कोशिश की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, पर दक्षिण भारतीय राज्यों के आंदोलन की वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। इसलिए आज तक अगर ये प्रश्न आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपको जो आंसर देना है वो यही आंसर देना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ध्यान से सुने कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। आंसर आएगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। दूसरा करें कि राजभाषा, तो भारत के संविधान ने 22 राजभाषाओं को दर्जा दिया है। भारत की कुल 22 राजभाषाएं हैं। अब मैं बता दूं कि अगली जो जहां से सिलेबस चालू होता है, राजभाषा का संविधान में क्या दर्जा है। संविधान के एक जो भाग है, भाग 17, वो पूरा ही राजभाषा पर आधारित है। यह भी एक प्रश्न आता है कि संविधान का कौन सा एक भाग है जो पूर्ण रूप से राजभाषा पर आधारित है, तो आंसर होगा 17। इसके अलावा दो भाग और हैं जहां राजभाषाओं का जिक्र किया गया है, वो है भाग 5 और भाग 6। भाग 5 के आर्टिकल 120 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, जहां आर्टिकल 120 कहता है कि संसद का जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा और जब तक संसद कानून के द्वारा उपबंध नहीं कर देता तब तक संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता रहेगा और उसके बाद में हिंदी का ही उपयोग होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही मान्यता मिली हुई है। जो भाग 6 में जो आर्टिकल है वो है 210। 210 में जो विधानमंडल के अंदर प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं का जिक्र है। मैं फिर बता दूं कि अगर कोई पूछे कि कितने भाग के अंदर राजभाषाओं का जिक्र है, तो आंसर आएगा 3 भाग, भाग 5, भाग 6 और भाग 17। भाग 5 के किस आर्टिकल के अंदर जिक्र किया गया है, तो आंसर है 120 आर्टिकल।
भाग 6 के कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो आंसर है 210 नंबर का आर्टिकल। और जो भाग 17 है उसमें जो 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल है, वो सभी आर्टिकल राजभाषा को दर्जा देंगे। तो हम क्लियर करते हैं, हमारे देखते हैं कि जो 343 से लेकर 351 के बीच में जो आर्टिकल हैं वो क्या क्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिससे हमेशा प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 कहता है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, और संघ के जो शासकीय प्रयोजन है उसके लिए जो अंक लिए जाएंगे वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो बिल्कुल क्लियर करें, 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, और जो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण है उसे हमने लिया गया है। आर्टिकल 344 जो है राजभाषा के संबंध में जितने भी आयोग या समिति बनाई जाएंगी वो आर्टिकल 344 के तहत बनाई जाएंगी। हम दो आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, 343 और 344। 344 भी बहुत ऐसा आर्टिकल है जिससे काफी बार प्रश्न पूछा गया है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का जिक्र किया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 345। 345, 346 और 347, ये तीन आर्टिकल ऐसे हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड है। 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाएं के बारे में 345 के अंदर जिक्र किया गया है। 346 जो है वो कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में पत्र किस भाषाओं में लिखे जाएंगे, पत्रों की क्या राजभाषा होगी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में। और आर्टिकल 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में कुछ विशेष उपबंध 347 के तहत किए जाएंगे। तो हमने देखा कि जो तीन आर्टिकल थे 345, 346 और 347 तीनों स्टेट से रिलेटेड थे। 345 राज्य की राजभाषाओं को भी, राज्य भी अपनी राजभाषाएं बता सकता है, जैसे राजस्थान की राजस्थानी है, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। इस तरह राज्य की राजभाषाओं का जिक्र जो है 345 में किया गया है। 346 जो है एक राज्य दूसरे राज्य से जो पत्राचार करेगा उसकी राजभाषा, जो केंद्र राज्य के साथ में जो पत्राचार करेगा उसकी भाषा के बारे में जिक्र है। और 347 में राज्य की जनसंख्या के द्वारा अगर कोई बोले जाने वाली भाषा है उसके बारे में भी आप उपबंध कर सकते हो। आर्टिकल 348 और 349, 348 और 349 यह है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के बारे में कौन कौन सी भाषाएं यूज की जाएंगी वहां पे, उनके बारे में ये जिक्र करती है। आर्टिकल 348 कहती है कि जब तक संसद कानून के द्वारा कोई उपबंध नहीं करे, जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश भाषा में होगी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। 348 के तहत अगर संसद कोई कानून बनाकर कोई उपबंध नहीं करती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्रवाई इंग्लिश में होगी। 349 में जो राजभाषा से संबंधित कुछ जो आपके लॉज हैं, कुछ जो विधि है, उनको अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 350 और 351 जो अंतिम दो आर्टिकल हैं, 350 कहता है कि अपनी व्यथा के निवारण में आप कोई भी जो भाषा प्रयोग में ला सकते हो इसके बारे में जिक्र किया गया है। मान लो कोई जिसके साथ में कोई भी जात हानि हुई है, वो अपनी व्यथा का निवारण किसी भी भाषा में कर सकता है। वो वहाँ की स्थानीय भाषा में भी अपनी व्यथा का निवारण के लिए कह सकता है, और भी किसी भाषा का वो जिक्र कर देता है, उसका प्रयोग मान्य होगा। 350 में दो आर्टिकल और हैं, 350 क और 350 ख। 350 क कहता है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षाएं दी जाएंगी वो वहाँ की मातृभाषा में दी जाएगी। और 350 ख कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगी। 351 जो है जो कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 आपको एक एक आर्टिकल का मतलब पता होना चाहिए, तब आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दो आर्टिकल आपको कौन कौन से याद होने चाहिए, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210। इसके अलावा आपको कौन से आर्टिकल याद होना चाहिए, 343 से लेकर 351 तक। ये सभी आर्टिकल्स आपको याद होंगे तो फिर आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन राजभाषा में आएगा आपका गलत नहीं होगा। हम आपको क्लियर बता दूं, एक बार पुनः आपको जिक्र कर दूं। आर्टिकल 120 कहता था
कि संसद जब तक कानून के द्वारा कोई उपबंध नहीं करेगा, जब तक सभी कार्रवाई संसद की जो है राजभाषा हिंदी में होगी, उसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी में होंगी, और उसके बाद में जो है हिंदी से लोप कर दिया, अंग्रेजी का लोप कर दिया जाएगा और हिंदी में ही सभी राजभाषा सभी जो कार्रवाइयों का जिक्र होगा। पर ऐसा नहीं हो पाया, अभी भी जो है संसद की कार्रवाई हिंदी अंग्रेजी दोनों में होती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 210 था वो कहता है कि विधानमंडल और विधानसभा में किस प्रकार की राजभाषाओं का जिक्र किया जाएगा, ये उसके लिए जिक्र करता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग 17 और उसके आर्टिकल 343 से लेकर 351। एक बार हम और क्लियर कर दें कि 343 कहता है कि भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी और इसके अलावा जो है उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। इसके अलावा 344 में राजभाषा से संबंधित समितियों का गठन की जिक्र होगी। 345, 46 और 47 राज्य की जो भाषाएं हैं उनके बारे में जिक्र होगा। आर्टिकल 345 क्लियर करता है कि जो राज्य को अपनी राजभाषाओं का चुनने का अधिकार होगा। 346 कहता है कि राज्य दूसरे राज्य से या संघ जो है किसी और राज्य से किस प्रकार का पत्राचार करेगा, उनमें किन राजभाषाओं का जिक्र करेगा। 346 है और राज्य की जनसंख्या के द्वारा अगर कोई बोली जा रही है तो उसके लिए आप उपबंध 347 के तहत कर सकते हो। 348 और 349 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के बारे में जिक्र करता है। 348 स्पष्ट तौर पर कहता है कि संसद जब तक कानून के द्वारा कोई उपबंध नहीं करेगा तब तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में ही होगी। 349 जो है भाषा संबंधी कोई भी जो कानून होंगे और उन जो कुछ विधि होगी उनको अधिनियमित करने की प्रक्रियाएं होगी। 350 और 351 जो अंतिम दो आर्टिकल हैं, वो जो 350 आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो अपनी व्यथा के निवारण के अभ्यावेदन में आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। उसमें दो छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, 350 क और 350 ख। 350 के स्पष्ट तौर पर कहता है कि प्राथमिक स्तर पर आप जो है शिक्षा अपनी मातृभाषा में कोशिश करेंगे दी जाएगी। और जो 350 है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है 351 उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाएंगे। एक और जो है हमारी संवैधानिक मुद्दा में 8वीं अनुसूची, जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो 8वीं अनुसूची है वो राजभाषाओं से रिलेटेड है। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो आंसर होगा कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। शुरुआती तौर पर जब लागू की गई थी उसमें उस वक्त जो है 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन किया गया उसमें सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तदुपरांत 1992 के अंदर जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो जो है 3 भाषाओं को जो है शामिल किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जिक्र किया गया। मैं बता दूं ये क्वेश्चन बार बार एएमई या किसी भी सेवाओं के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि किस विदेशी भाषा को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो आंसर उसका नेपाली है। ठीक है, उसका आंसर जो है नेपाली लिया जाएगा। आंसर क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसलिए उस क्वेश्चन में जो है बार बार ये ऑप्शन पूछा जाता है कि किस विदेशी भाषा को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो आंसर नेपाली है। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर जो है अंग्रेजी भाषा को टिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसके अलावा 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सिंधी हम कर चुके थे 1967 में। उसके बाद में सबसे लास्ट 92 या 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ऐसा करके हम जो है अब तक 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे चुके हैं। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क है। भारत की कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बेसिक फर्क यह है, देश के अधिकांश लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली भाषा या बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, लेकिन राजभाषा जो है सरकारी कामकाज में आने वाली भाषा को कहा जाता है। तो 8वीं अनुसूची की भाषाओं को एक बार मैं बोल देता हूं। उनका जिक्र जो है 344 आर्टिकल और 351 में किया गया है। असमिया एक भाषा है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो ये सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें आप 1967 का संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन,
जो है उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को जोड़ा गया है।